हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है, दैट इज बीएमबी 104 जो बिजनेस स्टैटिस्टिक का पेपर है, उसका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर 2025 में जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, उसका डिटेल सोल्यूशन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 6 सब्जेक्ट हैं, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो उसमें 7 थ्योरी पेपर्स हैं, तो बचे हुए 6 सब्जेक्ट्स के मैं पीवाईक्यू यानी 2025 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। ये स्टैटिस्टिक का बच रहा था, ठीक है, तो वो आज आखिरी पेपर जो है वो आज मैं आपके साथ इसका डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये काफी यूजफुल रहेगा, मुझे उम्मीद है ऐसी। एंड एक और सजेशन देना चाहूंगी कि पीवाईक्यू जरूर एग्जाम में लगा के जाया करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, आने वाले समय में 2024 का 2023 का भी डिस्कस करूंगी, तो पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल रहता है। आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और हमारी तैयारी का लेवल क्या है, हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे एमबीए का एग्जाम हो, चाहे बीबीए का एग्जाम हो, पीवाईक्यू जरूर लगा के जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आप जानते हैं 70 मार्क्स का आता है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन होते हैं, तो 14 नंबर का होता है आपका सेक्शन ए। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 3-4 लाइन लिखनी होती है। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो टोटल हो गया 21 नंबर। तो सेक्शन बी आपका 21 नंबर का होता है, सेक्शन ए 14 नंबर का होता है। फिर आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको 2 दिए रहेंगे, 1 करना होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 तक हम जाएंगे, तो 2 रहेंगे, 1 करना होगा। जनरली ये एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल ऐसे करके दिया है, लेकिन कुछ में दोनों न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 है, इसमें से 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 दिए हैं, 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 है, 1 करना है। 7-7 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो चलिए अब हम डिटेल में सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन का। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद सेक्शन ए। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, ये आपको स्क्रीन पे दिख तो रहा है ना, ये थोड़ा सा मैंने स्कैन किया है क्वेश्चन पेपर से, तो थोड़ा सा ब्लर्ड हो सकता है, बट कोई नहीं, मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ इसे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। तो बेसिकली स्क्यूनेस जो होता है वो क्या मेजर करता है, मैंने बताया था, और इसका ग्राफ भी, अच्छा, मेरे चैनल पे मैंने स्टैंड्स डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां मैंने बताया कि जो स्क्यूनेस है वो क्या मेजर करता है, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एसिमेट्री को मेजर करता है स्क्यूनेस, और इसका ग्राफ है, जरूर एग्जाम में ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, ग्राफ बनाने से देखिए, ग्राफ है, फॉर्मूले हैं, भले ही पूछा जाए या ना पूछा जाए, अगर आपको आता है तो जरूर एग्जाम में बनाना चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो स्क्यूनेस क्या है, ये मेजर करता है एसिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की एसिमेट्री मेजर करता है। अगर पॉजिटिव स्क्यू है, अगर जो डेटा है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, यानी जो राइट टेल होगी वो लॉन्ग होगी। अगर डेटा निगेटिव स्क्यू है तो लेफ्ट टेल लॉन्ग होगी। ठीक है, इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है। ये स्क्यूनेस का ग्राफ इस तरह से बनता है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है डेटा, ये निगेटिवली स्क्यूड है डेटा, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है तो ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ऐसे करके ग्राफ बनता है। ठीक है, निगेटिवली स्क्यूड है तो इसका ग्राफ ऐसे करके बनता है। ये वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल कर्व। ठीक, तो दिस इज स्क्यूनेस। कर्टोसिस क्या होता है, दूसरा क्या है कर्टोसिस। कर्टोसिस बेसिकली मेजर करता है हैवीनेस, या कह लीजिए पिकेडनेस ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेटा है वो है मतलब कितनी पीक है, बेसिकली ये मेजर करता है। हाई कर्टोसिस है, इसका मतलब क्या है, हैवी टेल, इसकी टेल हैवी है ये। ठीक है, लो कर्टोसिस है, इसका मतलब क्या है, लाइट टेल्स है। तो बेसिकली ये जो स्क्यूनेस या कर्टोसिस है, इसकी मदद से देख करके, इसको देख करके कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करना है उन डेटा पे, ये पता चलता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, कि इनकी मदद से, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करना है
ये स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को देख करके डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज इट्स सिग्निफिकेंस। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन, मैं दूसरे कलर की पेन ले लेती हूँ, वो रेड रेड एकदम ओवरलैप हो रहा है, ग्रीन ले लेती हूँ। ठीक है, नहीं ग्रीन नहीं, एक सेकेंड, ये ले लेती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, अगला क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज, ये होता क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक होती क्या है। तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यानी यहां पर ये वो स्टैटिस्टिक है जहां पे डेटा को डिस्क्राइब किया जाता है, समराइज किया जाता है, जो भी डेटा सेट है उसका मीन, मीडियन, मोड, चार्ट, ये सब फाइंड आउट किया जाता है। दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे नोन डेटा होता है, जबकि दूसरा क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फरेंशियल यानी इन्फरेंस ड्रॉ करना है, यानी कुछ प्रिडिक्शन करना है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक वो होती है जहां पे सैंपल डेटा यूज किया जाता है टू मेक प्रिडिक्शन, यहाँ पे प्रिडिक्शन किया जाता है, क्योंकि वर्ड क्या है, इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल मतलब इन्फरेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी प्रिडिक्शन करना है, कुछ सैंपल डेटा दिया गया है, सैंपल डेटा दिया गया है, वहां से इन्फरेंस ड्रॉ करना है। तो बेसिकली इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने पढ़ा है, आपके सिलेबस में भी है, और हाइपोथेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हुआ, कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ, ये सब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हुआ, सैम्पलिंग एरर हुआ, ये सब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है। जबकि मीन, मीडियन, मोड, ये सब डेटा को सिंप्लीफाई करना, समराइज करना, ठीक है, ग्राफ, टेबल, ये सब बनाना, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। ठीक है, काफी मैंने स्क्रीन पे गोज दिया है। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बताइए। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप के एरर होते हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैंने बताया है कि जो मिस्टेक्स होती हैं वो दो टाइप की हो सकती है, एक टाइप 1 एंड एक टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है, और इसका एक डायग्राम भी बनता है, ये है वो डायग्राम, ये भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया तो अपने आप सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी जरूर बनाइएगा, पर फिलहाल मैं बताती हूँ टाइप 1 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर मतलब इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 एरर को कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। टाइप 1 एरर मतलब एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट कर लिया, गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। ठीक है, ट्रू यानी सही नल हाइपोथेसिस को रॉन्गली यानी गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या है कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, फॉल्स था नल हाइपोथेसिस और उसको रिजेक्ट नहीं किया, फेलिंग टू रिजेक्ट, गलती से उसको रिजेक्ट नहीं किया, गलत था हाइपोथेसिस और उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो इसको कहा जाता है टाइप 2 एरर। तो दिस इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से मैंने यहां लिखा है कि टाइप 1 एरर क्या है, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और इस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं अल्फा। टाइप 2 एरर यानी जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ठीक, और ये वाला डायग्राम है, जरूर एग्जाम में बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये आपको डेटा दिया गया है, दिस इज द डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n x माइनस एक्स बार मतलब मीन x का, ठीक है, जिसका स्क्वायर डिवाइड बाय n, दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। x क्या है बताइए, x क्या है यहाँ पे 2 6 3 5 4, ये हो गया x। ठीक है, x क्या है 2 3 6 5 4, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब इसका मीन पता कर लें। मीन के लिए क्या करेंगे, ये क्या है, दिस इज x बार, क्या है x बार इज द मीन। तो मीन कैसे पता चलेगा, इन सबको सम करो, इन सबको सम किया आया 20। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, यानी इसको डिवाइड किया, ये आ गया 4, यानी x बार कितना है, 4 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज हॉरिजॉन्टली मैंने लिखी है, वरना आप एग्जाम में इसको वर्टिकली टेबल के फॉर्म में बनाइएगा। ठीक है, ऐसे करके टेबल बनाएंगे, एक कॉलम होगा x का, x में लिखेंगे 2 6 3 5 4। ठीक है, अगला कॉलम क्या होगा, x बार तो ये निकल आया 4,
अगला कॉलम होगा x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार मतलब 2 माइनस 4, 6 माइनस 4, 3 माइनस 4, 5 माइनस 4, 4 माइनस 4, 4 है ना। ये तो अब ये कितना निकल के आया, ये आया -2, 2 -1, 1 और 0, ये निकल के आया। अब फिर इनका स्क्वायर करिए, क्योंकि स्क्वायर चाहिए ना, इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसे स्क्वायर करेंगे। ठीक, कहीं किया मैंने, हाँ स्क्वायर, ये क्या, इसको कहते हैं डेविएशन, दिस इज द डेविएशन। ये जो है ना, ये क्या है, डेविएशन है, यानी मीन से कितना डेविएट कर रहा है, तो ये आपका x माइनस एक्स बार, ये निकल आया डेविएशन। अब अगला इस डेविएशन का स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर डेविएशन निकालिए। तो स्क्वायर डेविएशन के लिए क्या है, इसका स्क्वायर क्या आया 4, इसका स्क्वायर क्या 4, ये आ गया 1, एक सेकेंड, ये आ गया 1, ये आ गया 0। ठीक है, तो 4 4 कितना आ गया, 4 4 8 9 10, ये आ गया 10। स्क्वायर डेविएशन कितना आ गया, ये आ गया 10, इसको सम कर लीजिए, ये आ गया 10। ठीक, क्योंकि समेशन है ना यहाँ पे, यानी इनको सम करना है, तो आपने सम किया, ये आ गया 10। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अब इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो ये दोनों का डाटा 2, यानी अंडर रूट 2 इज द आंसर। तो अंडर रूट 2 हम जानते हैं क्या होता है, 1.4142। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ये बात समझ में आई। दरअसल पता है, इसमें यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है ना, ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, बट आप इसको ऐसे करके टेबल के फॉर्म में बनाएंगे दिस, ये। और एक चीज और है, ठीक है, मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है ये टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो अगर यहाँ से ना समझ में आए तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे करके टेबल बना के करिएगा, और जो फिगर्स आएंगे उसे इस फॉर्म में पुट करिएगा, यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, कि प्रोबेबिलिटी अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। यानी एक कार्ड, एक डेक है कार्ड का, 52 कार्ड्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक कार्ड आपने निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर स्पेड नॉर अ किंग। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड आपने, एक जो कार्ड खींचा है इसमें से, वो न तो स्पेड हो न किंग हो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, तो करें क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और कोई भी कार्ड किंग भी हो स्पेड भी हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। ठीक है, देखिए स्पेड के कितने होते हैं, 13 होते हैं। आप जानते हैं 4 तरीके के पत्ते होते हैं, हर पत्ता 13 13 होता है, तो 13 इंटू 4 52, टोटल कार्ड होते हैं 52। ठीक है, तो स्पेड होता है 13। किंग आप जानते हैं 4 तरीके के किंग होते हैं, तो वो 4 होते हैं। ठीक, अब कोई कार्ड किंग भी हो, मतलब स्पेड का किंग हो, तो वो क्या हो, वो कितने हो सकते हैं, वो 1 हो सकता है। ठीक है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया अपने चैनल पे, तो मैंने आपको ये बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए माइनस बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पीए मतलब यहाँ पे क्या है, पीए मतलब प्रोबेबिलिटी की जो हम कार्ड, पीए मतलब है प्रोबेबिलिटी की जो हम कार्ड खींच रहे हैं वो स्पेड हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 13 स्पेड है, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो ये हुआ। पीबी मतलब है कि जो हम पत्ता खींच रहे हैं वो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 किंग है। ठीक है, और टोटल पत्ते हैं 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हुई। माइनस अगला क्या है कि जो हम पत्ता खींच रहे हैं वो किंग भी हो और स्पेड भी हो, बेसिकली स्पेड का किंग हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/52। ठीक है, 1/52। ठीक, तो ये हुआ, ये हुआ। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेगा, कितना होगा 17, ये कितना हुआ 17 माइनस 16/52, ये आ गया 16/52। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया प्रोबेबिलिटी कि जो पत्ता खींचा जा रहा है वो या तो स्पेड हो या किंग हो। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 16/52। ठीक है, बट क्या इसमें ये पूछा गया है क्या कि जो कार्ड खींचा जा रहा है वो स्पेड हो या किंग हो, इस ये पूछा जा रहा है, नहीं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो ना स्पेड हो ना किंग हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक स्टेप और करना है। आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है कि जो कार्ड खींचा जा रहा है ना वो स्पेड हो ना वो किंग हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यूनियन किंग। ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस कितना हो गया, 1 माइनस 6 कितने निकल के आई थी, 16/52। तो 52 में से 16 माइनस करेगा, कितना आएगा, 52 में से 16 माइनस करिए, कितना आता है, 36 आता है।
52 में से 16 माइनस करिए, 12 6 6, हाँ 36, तो ये आ गया 36/52। तो ऐसे करके 36/52, तो ऐसे करके निकल के आएगा। दिस इज द आंसर। देखिए यहाँ पे निकल के आया 36/52। ये मैंने आपको समझाया, यहाँ पे इसी चीज को शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, बाकी मैंने समझाया। प्रोबेबिलिटी का मेरा वीडियो देखिएगा जहाँ पे मैंने डिटेल में ये वाला जो मेथड होता है ना ये बताया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो ये इस तरीके से निकलेगा, आंसर आएगा 36/52। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। 1F क्वेश्चन क्या है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको दिया गया है मीन है 3 और वेरिएंस है 7, तो इस पे आपको कमेंट करना है। तो सबसे पहली बात है कि मीन 3 हो, वेरिएंस 7 हो और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, ये थ्योरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि मीन मस्ट बी इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि मीन जो होता है वेरिएंस के बराबर होता है। और यहाँ पे बोला गया है कि मीन ये है, वेरिएंस ये है और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये फंडामेंटली पॉसिबल ही नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पॉइजन के लिए क्या चाहिए, मीन और वेरिएंस बराबर चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, वेरिएंस ज्यादा है मीन कम है, तो यानी इट इज ओवर डिस्पर्जन। ये किसका केस है, ये ओवर डिस्पर्जन का केस है, ठीक है। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, ओवर डिस्पर्जन कहते हैं। जब वेरिएंस ज्यादा हो मीन कम हो तो इसको ओवर डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। और इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द डेटा। जो डेटा सेट है उसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएट मॉडल नहीं है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे यूज करते हैं जहां पे वेरिएंस और मीन बराबर होता है। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस जो टॉपिक है ना वहां से अगला क्वेश्चन है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हमने एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पढ़ा था ना, तो वही पूछा गया है कि व्हाट इज एडिटिव एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। तो टाइम सीरीज हम जानते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एनालाइज किया जाता है सीक्वेंस ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम सीरीज में क्या होता है, किसी भी टाइप का डेटा, चाहे सेल्स का डेटा हो, शेयर का डेटा हो, ठीक है, या मतलब पॉपुलेशन का डेटा हो, कोई भी डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक रेगुलर इंटरवल पे वो डेटा कलेक्ट किया जाता है और इस डेटा को मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, उसमें जो पैटर्न बन रहा है उस डेटा में उसको समझने की कोशिश की जाती है कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है, क्या साइकिल वगैरह बन रही है। उससे क्या है कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है, फोकास्ट कर सके फ्यूचर की वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो दिस इज टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो डेटा है उसे रेगुलर इंटरवल का, चाहे वो डेली का डेटा हो, वीकली डेटा हो, मंथली डेटा हो, ऐसा करके डेटा जो है रेगुलर इंटरवल का डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है। दिस इज टाइम सीरीज एनालिसिस। अब टाइम सीरीज एनालिसिस में इसमें एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पूछा गया है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस के 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट पे आगे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। इस कंपोनेंट को मैंने इस तरीके से याद करवाया। टीसीएस कंपनी का आपने नाम सुना है ना, बस वही याद रखिए, टीसीएस और आई जोड़ दीजिए, तो यही इसके 4 कंपोनेंट है। टीसीएस कंपनी याद रखिए और आई उसमें जोड़ दीजिए, तो ये इसके 4 कंपोनेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक, फिर से बताती हूँ, एक बार डिलीट करती हूँ। ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है इसके 4 कंपोनेंट हैं। क्या 4 कंपोनेंट हैं, टीसीएस और आई, ठीक है, ये इसके 4 कंपोनेंट हैं। अब इन 4 कंपोनेंट को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, तो ये 2 तरीके हो सकते हैं कि इन 4 कंपोनेंट को टी सी एस और आई, ये जो 4 कंपोनेंट हैं इनको कंबाइन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला एडिटिव मॉडल, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल बेसिकली क्या होता है, जब इन कंपोनेंट को आप ऐड करते हैं, ठीक है, जब जो सीजनल जो वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर जो सीरीज है वो अगर स्टेबल है, तो क्या किया जाता है, इन कंपोनेंट को ऐड किया जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कब यूज किया जाता है, जब जो वेरिएशन हो रहा है वो ग्रो कर रहा है या ग्रोइंग सीरीज है, ठीक है, तो उस केस में ये जो कंपोनेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है,
ठीक, तो इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल एंड एडिटिव मॉडल। देखिए एडिटिव मॉडल क्या है? अच्छा, ये टीसीएस, मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं बताया। ये टीसीएस क्या होता है? टी इज ट्रेंड, सी इज सीजन, सी इज साइकिल, आई इज इरेगुलर। ये देखिए, टी इज ट्रेंड, एस इज सीजनल, सी इज साइक्लिक, आई इज इरेगुलर। भाई टीसीएस आई। ठीक। एडिटिव मॉडल क्या होता है? एडिटिव मॉडल में इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। एडिटिव मॉडल में चारों ऐड होते हैं, टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। ठीक है, एडिटिव मॉडल। वहीं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है? इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है। एडिटिव मॉडल ये होता है व्हेन यूज, एडिटिव मॉडल कब यूज करते हैं? व्हेन सीजनल फ्लक्चुएशन, जब सीजनल फ्लक्चुएशन हो। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्लक्चुएशन हो तो एडिटिव यूज करेंगे, अगर ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लिकेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, कितने नंबर का क्वेश्चन था? 2 नंबर का है, काफी लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 3 करने हैं। 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी पे आते हैं। 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं। अब आप देखिए, इसमें एक ये न्यूमेरिकल है, एक ये न्यूमेरिकल है और एक ये न्यूमेरिकल है। 3 न्यूमेरिकल है, 2 थ्योरी है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी, ये दोनों तो बहुत इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक करके जाइएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, और वैसे बताऊं रिग्रेशन भी बहुत इजी टॉपिक है। आप न्यूमेरिकल करेंगे, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे तो मतलब जैसे नहीं, थ्योरी में पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आप सही कर सकते हैं। तो और बहुत इजी क्वेश्चन आया, मैं दिखाऊंगी आपको। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसका पांचों ही क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम सीरीज? टाइम सीरीज क्या होती है? एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज एनालिसिस अभी मैंने डिफाइन किया। टाइम सीरीज क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा सेट होता है जो रेगुलर इंटरवल पे कलेक्ट किया गया है, चाहे वो डेली का हो, ठीक है, चाहे वो आवरली। जैसे सपोज करिए, अगर हमें अपना शुगर मॉनिटर करना है या बीपी मॉनिटर करना है, तो डॉक्टर कभी कभार नहीं बोलता कि आप हर घंटे बीपी का अपना डेटा मेंटेन करिए। ठीक है, तो वो क्या है? आवरली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो टाइम सीरीज बेसिकली क्या होता है? एक सेट ऑफ डेटा होता है, ठीक है, जिसे कलेक्ट किया जाता है टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर, ताकि पास्ट बिहेवियर की स्टडी की जा सके और उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सके, फोरकास्ट किया जा सके फ्यूचर का ट्रेंड। ठीक है, पास्ट में अगर मेरा बीपी इस मतलब कुछ ऐसा कुछ रहा है, इस जो भी रेंज है, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इस रेंज तक रहा है, तो आगे फ्यूचर में वैसा रहने के मतलब उसी के बेसिस पे उसकी स्टडी करके फ्यूचर में किस टाइप का बीपी होगा वो प्रिडिक्ट किया जाता है। तो वही तो इसे आवरली, डेली, ठीक है, मंथली, ऐसे किया जाता है। जैसे पॉपुलेशन का डेटा हुआ, सेल्स का डेटा हुआ, ठीक है, ये सब होता है। तो दिस इज टाइम सीरीज एनालिसिस, मतलब डेटा कलेक्ट किया एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का, जिसे रेगुलर इंटरवल पे कलेक्ट किया है, और उसको फिर एनालाइज करना। ठीक है, तो टाइम सीरीज क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट है जिन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है, एंड उसकी स्टडी की जाती है। दिस इज टाइम सीरीज एनालिसिस। जैसे एग्जांपल के लिए मंथली सेल्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी मंथली सेल्स है, उस वो भी उसका जो डेटा होता है दैट इज ऑल्सो टाइम सीरीज। ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, या डेली की शेयर की प्राइस, ठीक है, शेयर की डेली की प्राइस भी हो सकती है, शेयर की हर घंटे की प्राइस, हर पर्टिकुलर 1 आवर के बाद हम शेयर की प्राइस नोट कर रहे हैं, तो वो भी टाइम सीरीज का डेटा हो सकता है। क्वार्टरली जीडीपी, ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मैंने बताया था टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है, वही जो टीसीएसआई बताया ना, टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट है, टीसीएसआई। ठीक, अब इन्हीं को डिटेल में देखना है। टी मतलब ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म जर्नल मूवमेंट। ट्रेंड मतलब ये ट्रेंड बता रहा है, लॉन्ग टर्म जर्नल मूवमेंट बता रहा है। ठीक है, ये डेटा लॉन्ग लॉन्ग पीरियड का ये डेटा होता है। ठीक है, और ये जो ट्रेंड होता है ये मतलब किस टाइप का हो सकता है? या तो अपवर्ड ट्रेंड होगा, या डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है, या स्टेबल ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, या तो सेल्स बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, या कुछ घटता ही जा रहा है, तो ये अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और ट्रेंड का कारण क्या हो सकता है? ट्रेंड का बहुत सारा, एक लॉन्ग टर्म से अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, इसका कारण हो सकता है शायद पॉपुलेशन ग्रोथ, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, या लाइफस्टाइल, या इनकम चेंजेस, इसकी वजह से ट्रेंड हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आपने देखा होगा कि जब से स्मार्टफोन आया है, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन स्मार्टफोन सेल्स। स्मार्टफोन की सेल कभी घटी है? नहीं, बढ़ती जा रही है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट है टाइम सीरीज का वो क्या है? सीजनल वेरिएशन।
देखिए इनका नाम से इनका काम समझ में आ रहा है, सीजनल वेरिएशन, यानी जो सीजन के हिसाब से जो रेगुलर एंड रिपीटेटिव फ्लक्चुएशन हो विद इन अ ईयर। आपने देखा होगा साल में सीजन जैसे वेरी करते हैं ना, वैसे ही कुछ चीजें हैं साल में, कुछ चीजें बढ़, एक पर्टिकुलर सीजन में उनकी सेल वगैरह, एग्जाम्पल लेते हैं, सेल वगैरह बढ़ती है, किसी सीजन में घटती है, तो इस सीजन के हिसाब से ये डेटा वेरी करता है, ठीक है, उनमें फ्लक्चुएशन आता है। दिस इज सीजनल वेरिएशन। जैसे आपने देखा होगा फेस्टिवल के टाइम शॉपिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इसके फीचर क्या हो सकते हैं, इट अकर विद इन अ ईयर, सीजनल वेरिएशन यानी एक साल के अंदर का वेरिएशन जो हो रहा है, ठीक है। और ये रिपीट होता है हर साल, सेम पैटर्न रिपीट होता है, तो होता है ना, जैसे समर्स में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इनकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दिवाली के टाइम क्लोथ्स की शॉपिंग खूब बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब सीजनल वेरिएशन। अम्ब्रेला की शॉपिंग, अम्ब्रेला की सेल कह लीजिए, रेनी सीजन में बढ़ जाती है, तो ये सीजनल वेरिएशन। तीसरा जो कंपोनेंट है टाइम सीरीज का, वो क्या है, साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब जो ये लॉन्ग टर्म, साइक्लिकल लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, 3 साल से 10 साल तक। देखिए सीजनल क्या होता है, एक साल के अंदर का, 1 ईयर से कम, ठीक है। पर ये साइक्लिकल क्या है, 3 साल से लेके 10 साल, लॉन्ग टर्म का ये मूवमेंट है साइक्लिकल, ठीक है। जब एक लॉन्ग टर्म में साइकिल में मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, जैसे बिजनेस साइकिल आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, बिजनेस साइकिल देखी थी ना, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये पढ़ा था ना। तो वो बिजनेस साइकिल है, वो फेज वापस लौट के आता है, तो वही साइकिल, साइकिल की तरह वो बिजनेस साइकिल की तरह वो फेज चलता है, तो वैसे ही यहाँ पे साइक्लिक वेरिएशन भी होता है। ये कोई फिक्स नहीं होता, रेगुलर भी नहीं होता, और इसका ड्यूरेशन 3 से 10 साल तक का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब इकोनॉमी बूम पे होती है तो ऑटोमोबाइल या लग्जरी आइटम की जो सेल है थोड़ी बढ़ जाती है, जब स्लो डाउन पे होती है तो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये साइक्लिकल वेरिएशन। अगला और आखिरी जो कंपोनेंट है टाइम सीरीज का, वो है इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन। इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन मतलब सडन वेरिएशन, ठीक है, सडन या अनप्रिडिक्टेबल चेंज, यानी जिसे पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ जिसके कारण चेंज आया, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर वॉर वगैरह हो जाए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोरोना के टाइम, आपने देखा क्या हुआ, बहुत सडन चेंज आया ना, सेल वगैरह फॉल हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, बट कुछ चीजों की डिमांड बहुत बढ़ गई, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो वेरिएशन आता है, उस टाइप के वेरिएशन को कहते हैं इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन। स्ट्राइक हो जाए, कोई पेंडेमिक आ जाए, वॉर आ जाए, ठीक है, इसका इसमें क्या होता है, देयर इज नो फिक्स पैटर्न, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है, एंड ये टेम्परेरी होता है। वॉर हो जाए या कोविड भी कुछ साल रहा, पर ये हमेशा के लिए तो नहीं था ना, कुछ साल कोविड का इफेक्ट रहा, फिर उसके बाद मतलब वो हट गया, फिर नॉर्मल अपना चल रहे हैं बिजनेस, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो होता है इसको कहते हैं इरेगुलर कंपोनेंट, ठीक है। चौथा ये था। तो ये है चार कंपोनेंट टाइम सीरीज के। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे उसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था, लेकिन वहां पे डेटा क्या था, सिंपल डेटा था, डिस्क्रीट डेटा था। यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल है। आप देख रहे हैं 40, 46, 46, 48, 48। अच्छा, क्लास इंटरवल का देखिए, क्लास इंटरवल भी बराबर नहीं है, ये अनइक्वल है। यहाँ पे 4 का इंटरवल, 6 का है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, क्लास इंटरवल भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और ये इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। ये है एज इन ईयर, एज दी गई है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। बस यहाँ पे डेटा अलग टाइप का है, यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला डेटा है और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो यू मस्ट नो द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर डेटा इस टाइप का है, क्लास इंटरवल वाला है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को पता करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक। जहां पे डी क्या है, डी भी अभी चलिए बताऊंगी। एफ इज फ्रीक्वेंसी, डी क्या है देखते हैं। इसके लिए टेबल बनानी होगी। सबसे पहले तो क्लास की एक टेबल बनाएंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अगली क्या है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है। फिर उसके बाद जो है मिड वैल्यू का एक कॉलम बनाएंगे जो होगी एक्स, ठीक है, एक मिड वैल्यू। ये जो क्लास है इसकी मिड वैल्यू हमें पता करनी होगी। 40 46 का मिड वैल्यू क्या है, 43।
इसका मिड वैल्यू क्या है 47, इसकी मिड वैल्यू 49, इसकी मिड वैल्यू 51, इसकी मिड वैल्यू 53। ठीक है, तो ये हमने मिड वैल्यू निकाल ली। फिर इसके बाद निकालेंगे अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन यानी एक हमें ए लेना होता है, अज्यूम्ड मीन लेना होता है। ये हम वैसे हम 51 भी ले सकते हैं, लेकिन ये 5 का डेटा है तो हमने बीच वाली वैल्यू ले ली, 49 ले ली। लेकिन अज्यूम्ड मीन आप 51 भी ले लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बस ये होगा। बीच का डेटा लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर इसमें क्या किया जाता है, एक अज्यूम्ड मीन लेते हैं, क्योंकि डी इज एक्स माइनस ए। ठीक है, ये अज्यूम्ड मीन क्यों ले रहे हैं, फॉर्मूले में आपने डी देखा था, डी इज एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, एक्स इज द मिड वैल्यू। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया गया है, इसलिए हमें मिड वैल्यू निकालनी हो रही है। ठीक है, क्योंकि क्लास इंटरवल था इसलिए हमने मिड वैल्यू निकाली, वो आ गई एक्स। ए क्या है, एज्यूम मीन, हमने एज्यूम मीन यहाँ पे 49 लिया है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे डी। ठीक है, तो ये एक्स का डेटा हो गया जो मिड वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी है। अब हम पता करेंगे डी। डी इज एक्स माइनस ए। एक्स मतलब जैसे हम पहले की बात करें, एक्स क्या है 43 और डी क्या है 49, तो कितना आएगा -6। अगला क्या है, एक्स कितना है 47, डी क्या है 49, तो ये आएगा -2। ये 49 माइनस 49 ये आएगा 0। तो ऐसे करके हम डी की वैल्यू पता करेंगे। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में डी स्क्वायर भी चाहिए। तो अब ये जो डी निकाला है इसका डी स्क्वायर कर लेते हैं, यानी -6 का 36, -2 का 4, 0 का 0, 2 का 4। ठीक है, ऐसे डी स्क्वायर निकाल लिया। और क्या चाहिए हमें, देखिए और क्या चाहिए, एफ इंटू डी भी चाहिए, एफ इंटू डी। ठीक है, तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करें, तो एफ का कॉलम ये रहा, डी का कॉलम ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू -6 इंटू 3 -18, 24 इंटू -2 -48, ऐसे करके एफ डी निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये निकल गया, फिर एफ डी स्क्वायर। अगला क्या है, एफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर जो है ये है, ठीक है, डी स्क्वायर ये है और इसको हमने एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एफ डी स्क्वायर चाहिए ना, तो डी स्क्वायर ये है, इसे एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम भी बन गया। और फिर इनका समेशन ले लेंगे, समेशन मतलब सम ले लेंगे। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। और फिर इसके बाद इसका सम ले लेंगे, क्योंकि समेशन की जरूरत है ना। तो समेशन एफ डी स्क्वायर आ गया, इसका समेशन लिए, समेशन एफ डी आ गया। ठीक है, बस इतने की जरूरत है। ठीक है, ये दोनों हमने निकाल लिया। अब उठा के इसे फॉर्मूले पुट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। समेशन एन क्या है, अच्छा एन भी तो निकालना है। एन क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम कर देते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम कर देते हैं। ये क्या है, 3 + 24 + 27 + 21 + 5 = 80। दिस इज एन। ठीक है, तो एन आ गया 80। समेशन एफ डी स्क्वायर ये आ गया 368, समेशन एफ डी। ठीक है, समेशन एफ डी -4। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी वैल्यू को उठा के पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2.14। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इजी था ना, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मेजर पर्पस बताइए। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मेजर स्टेप्स कौन से होते हैं वो बताइए। ठीक है, तो 7 सिंपल से स्टेप होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। सबसे पहले तो इसका पर्पस क्या है ये बता देते हैं। देखिए, हाइपोथेसिस मतलब होता है अजम्पशन। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, अजम्पशन। ठीक है, तो जो मेजर पर्पस है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो ये है, वी वेरीफाई द अजम्पशन। जो भी अजम्पशन लिया गया है, बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं उसके रिगार्डिंग जो भी अजम्पशन लिया है उसको वेरीफाई करने का एक तरीका है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है, टू वेरीफाई द अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो भी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, मीन है, प्रपोर्शन है या वेरिएंस है, उस अजम्पशन को वेरीफाई करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। दूसरा क्या है, टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ क्लेम। जो भी क्लेम रिसर्चर ने, मैनेजमेंट ने जो भी क्लेम किया है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तीसरा क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। अगला क्या है, टू चूज बिटवीन 2 कंपीटिंग स्टेटमेंट। जो 2 कंपीटिंग स्टेटमेंट है, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इनमें से क्या सही है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने, उसको चूज करने में हाइपोथेसिस टेस्टिंग मदद करता है। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग गलत डिसीजन के रिस्क को कम भी करता है। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक, अब सवाल ये आता है, स्टेप बताइए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है।
हाइपोथेसिस बनाया जाता है, एजम्पशन बनाया जाता है। तो हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? वो स्टेटमेंट जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, नल हाइपोथेसिस। एंड ऑल्टरनेटिव जस्ट अपोजिट, नल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट जो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज किया जाता है। एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली 5% होता है या 1% होता है, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज किया जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस, यानी एक सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको कहा जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये चूज किया जाता है। ठीक है, ये होता है स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? फिर इसके बाद आपने ये सब कर लिया, अब स्टेप 3 में क्या करेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा बेसिकली टेस्ट कौन सा यूज करेंगे, वो आपको चूज करना होता है। सबसे हर टेस्ट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका सैंपल साइज क्या है, डेटा का नेचर क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है कि अननोन है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप चूज करते हैं इन टेस्ट के बीच में। ठीक है, इन टेस्ट में से चूज करते हैं कि जेड टेस्ट यूज करेंगे, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट कौन सा यूज करेंगे। तो यही तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है? डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, चौथा स्टेप। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, ये चौथा स्टेप है। ये बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे ये डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, टेबल से वैल्यू निकलती है। एंड फिर उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है कि हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट जो भी यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू निकाल ली। अब आ गया हमारा आखिरी स्टेप, स्टेप 6 की डिसीजन लेंगे। इस वैल्यू को देख के, जो भी वैल्यू निकल के आएगी टेस्ट से, उसको देख करके हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, अगर ये जो वैल्यू निकल के आई है, इफ इट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, अगर एक क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है, और अगर नहीं फॉल करती है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल से स्टेप होते हैं। एंड फाइनली आखिरी स्टेप में क्या होता है? जो भी प्रॉब्लम है उसको वर्ड्स के फॉर्म में उस प्रॉब्लम को, रिजल्ट को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 7 सिंपल से स्टेप होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो सोचिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के डी पे पहुंचे, अभी हम सेक्शन बी पे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, आपको डेटा दिया गया है कार्ल पियर्सन, ये भी बहुत इजी होता है। कार्ल पियर्सन, इसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा होता है। ये तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। एक रैंक कोरिलेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसी पेपर में आया है। ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, ये इसमें आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में इसको समझाया हुआ है। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपका ये है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार। एक्स क्या है? ये। एक्स बार क्या है? एक्स बार मतलब एक्स का मीन, वाई ये सीरीज, वाई बार मतलब वाई का मीन। ठीक है, बाकी सारे फिगर दिख रहा है। समेशन मतलब होता है सम, उस कॉलम का सम कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल इधर हम, हाँ ये टेबल जैसे मैंने बनाई है। ठीक है, ये एक्स है, एक्स के सारे फिगर लिखे, ये वाई, वाई के सारे फिगर लिखे, 46 42, ये देखिए 46 42, ये वाई के सारे फिगर लिखे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब हमें इसका मीन चाहिए ना, ये क्या? एक्स बार, हमें मीन चाहिए, तो एक्स बार निकाल लें। तो एक्स बार क्या होगा? एक्स बार इज समेशन एक्स बाई एन। ठीक, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? ये आप काउंट करेंगे, 10 ऑब्जर्वेशन है पूरे। ठीक है, तो n इज 10, तो x बार निकालना है, तो समेशन x बाई डिवाइडेड बाई n। तो क्या होगा? इन सबको सम करिए, डिवाइड बाई 10। ठीक है, आपने किया तो 55 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 5.5। ऐसे ही y का निकालेंगे, समेशन y डिवाइडेड बाई n, यानी 280 डिवाइड बाई 10 यानी 28। ठीक, तो हमारा x बार और y बार निकल के आ गया। ठीक है, ये दोनों निकल के आ गए। तो अब हम निकालें अगला, x माइनस एक्स बार चाहिए ना क्वेश्चन में, जो फॉर्मूला है उसमें x माइनस एक्स बार चाहिए एंड y माइनस वाई बार चाहिए। ठीक है, ये चाहिए, तो वही x माइनस एक्स बार ये निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको हमने स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल x मतलब x माइनस एक्स बार,
तो x क्या है, x इज 1 और x बार क्या है 5.5। ये वाला कैसे आया 1, ये x क्या है 1 माइनस 5.5, ऐसे 2 माइनस 5.5, ये क्या है 3 माइनस 5.5, 4 माइनस 5.5, ऐसे ही पूरी टेल बन जाएगी। ऐसे ही फिर आ जाएगी y पे ये जो y है 28 है, मीन आया इसका, तो ये कैसे निकालेंगे 46 माइनस ये, इसके लिए क्या करेंगे 46, ये जो y है इसका क्या है 46 माइनस माइनस कितना है 28, 46 माइनस 28 तो ये आ जाएगा 18। ऐसे ही 46 माइनस कितना 42, ये कैसे है 46 माइनस 28, अब 46 क्यों करेंगे 42, देखिए इतना, एक सेकेंड में दूसरे कलर की सब इसी में वो हो रहा है। ये है 42, ठीक है, तो अगला करेंगे 42 माइनस 28, अगला करेंगे 38 माइनस 28, ठीक है, अगला करेंगे 34 माइनस 28, ठीक है, ऐसे करके ये हमारा y का कॉलम भी बन गया, ये x का कॉलम बन गया, ठीक है। और ये जो स्मॉल x लिखा है ये समझ रहे हैं ना, स्मॉल x बेसिकली क्या है x माइनस x बार है, ये जो स्मॉल y है ये क्या है, ये है y माइनस y बार है, ठीक है, जो इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इस फॉर्मूले के लिए जो जो चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, फिर उसका समेशन, यहाँ देख रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका समेशन। तो हम क्या करें, इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसका समेशन ये चाहिए होगा, तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 18 तो आ गया माइनस 81। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा, माइनस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 14 ये आ गया माइनस 49, ठीक है, ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर नीचे इसका समेशन भी निकालेंगे, ये चाहिए होगा समेशन, ये समेशन निकाला आया माइनस 330 आ गया, ठीक है। फिर अगला हमें इस फॉर्मूले में देखिए क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर उसका समेशन चाहिए। तो ये जो, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, हाँ, ये क्या है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये क्या है x माइनस एक्स बार है, इसका स्क्वायर का एक कॉलम चाहिए, तो ये यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये एक कॉलम बनाया गया, सारे फिगर को स्क्वायर किया गया, 4.5 का स्क्वायर ये, माइनस 3.5 का स्क्वायर ये, माइनस 2.5 का स्क्वायर ये, तो सबको स्क्वायर किया गया और फिर इसका समेशन निकाला गया, तो फिर समेशन मतलब सम किया गया तो आया 82.5। ऐसे ही अगला हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, उसका समेशन, तो ये है y माइनस वाई बार, अब इसका स्क्वायर कर ले, तो इसका स्क्वायर ये किया है, 18 का स्क्वायर ये, 14 का स्क्वायर ये, 10 का स्क्वायर ये, ऐसे करके स्क्वायर निकाला और इसको सम कर लिया, तो समेशन y स्क्वायर आ गया इतना, ठीक है, सारे फिगर पता चल गए, उठा के फॉर्मूले में पुट करिए, सारे फिगर पता चल गए। समेशन एक्स वाई बेसिकली क्या है, समेशन एक्स वाई ये है, एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, समेशन एक्स वाई ये क्या है समेशन एक्स वाई है, ठीक है, ये आपने यहाँ पुट किया, दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर, दिस इज समेशन वाई स्क्वायर, ये आपने सारे फिगर उठा के पुट किए और आर की वैल्यू निकल के आई, ये सारे फिगर उठा के आपने पुट किए हैं और आर की वैल्यू निकल के आ गई है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, बेसिक कैलकुलेटर चाहिए होगा, कैलकुलेट करेंगे आप पाएंगे देयर इज अ परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब जाके आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन बी का। अगला क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। 6 कॉइन है, इन्हें टॉस किया गया है सक्सेशन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 हेड्स, 4 से ज्यादा हेड्स पाने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस है, पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस मिले अगर हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कर रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी, अगर हम इंडिपेंडेंट ट्रायल कर रहे हैं और हर ट्रायल के 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जैसा कोई सिक्का उछाल रहे हैं, इसके 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर चीजें हैं
ठीक है, तो वहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है, जब फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल हो, मतलब आपको पता हो कितने बार सिक्का उछाल रहे हैं, और दो पॉसिबल आउटकम हो हर ट्रायल के, यानी हेड आएगा या टेल आएगा, या सक्सेस होगा या फेलियर होगा, एंड ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, यानी हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है, यानी एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल से कोई रिलेशन नहीं हो, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको पता करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 हेड्स। ठीक है, अगर 6 कॉइन आर टॉस्ड इन सक्सेशन, 6 कॉइन लिए गए हैं, यहीं पे सॉल्व करती हूँ, 6 कॉइन है, ये 6 कॉइन है, अगर ये 6 कॉइन है टॉस्ड इन सक्सेशन, यानी एक साथ 6 कॉइन उछाले जा रहे हैं, ठीक है, तो 4 से ज्यादा हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको पता करना है। तो देखिए, पहले कॉइन पे हेड आए या टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है, दूसरे की भी 2 है, इसकी भी 2 है, ठीक है, मतलब इस पे हेड आए, ठीक है, या टेल आए, दो चीजें आ सकती हैं, ठीक है, इस पे भी हेड या टेल आ सकता है, इस पे भी हेड या टेल आ सकता है, हेड या टेल सब पे आ सकता है, यानी जो टोटल आउटकम हो सकते हैं जब 6 कॉइन को साथ में उछाला जाए, तो जो टोटल आउटकम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 का पावर 6 हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है, 6 कॉइन है, इसे साथ में उछाला जाए तो कितने आउटकम हो सकते हैं, 6 कितने आउटकम हो सकते हैं, हर के 2 आउटकम हो सकते हैं, तो इन्हें जब आप कंबाइन करेंगे 2 का पावर 6, यानी 64 टोटल आउटकम पॉसिबल है। ठीक है, 64 टोटल आउटकम पॉसिबल है जब 6 कॉइन को साथ में उछाला जाए। ठीक, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि 4 हेड से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, 4 हेड से ज्यादा यानी 5 हेड, 4 हेड से ज्यादा मतलब 5 हेड या 6 हेड। ठीक है, तो पहले हम पता करते हैं कि 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 5 हेड कैसे आ सकते हैं, बताइए, 5 हेड आ जाए ये कैसे आ सकता है, या तो ये देखिए इस तरीके से आ सकता है कि 5 सिक्कों पे पहले के 5 सिक्कों पे हेड आए, अगले पे टेल आ जाए, या क्या हो सकता है कि 4 पे हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ये हो सकता है, या क्या हो सकता है कि चौथे पे टेल आ जाए, फिर 2 पे हेड आ जाए, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 2 के बाद तीसरे पे टेल आ जाए, बाकी सब पे हेड आ जाए। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या हो सकता है, हेड टेल, फिर 1 2 3 4, ये हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, टेल और ये हेड, यही 6 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 5 हेड आने की यही 6 पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5 हेड आए, इसकी पॉसिबिलिटी ये है, और 6 हेड आए इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 6 हेड आए इसकी केवल यही पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इवन बहुत ट्रिकी और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने समझे। इसमें क्या है, मोर देन 4 हेड, 4 हेड से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो 4 हेड से ज्यादा क्या होगा, 5 हेड आएगा या 6 हेड आएगा, 5 हेड आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है 6/64। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं, 64, 5 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 6, ऐसे ही 6 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 6 हेड आने की पॉसिबिलिटी है 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं, 64। ठीक है, तो बस इन दोनों को सम करिए, यू विल गेट द आंसर, आपका आंसर होगा 7/64। इस तरीके से होगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, आप देखिए यू विल गेट 7/64। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। अब आए हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक करना है। एक क्वेश्चन है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड पे है, पैराबोलिक आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, ये डेटा दिया है, ईयर का डेटा दिया है, प्रोडक्शन का डेटा दिया है, आपको पैराबोलिक कर्व जो है उसका इक्वेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड से, इस डेटा की मदद से जो कर्व का इक्वेशन है वो बनाना है। ठीक है, इक्वेशन जनरेट करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट है उस पर देखिएगा, कराया हुआ है, तो आप वो वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका क्वेश्चन क्या है, स्टैटिस्टिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स बट ऑल्सो इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केवल इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में ही नहीं बल्कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। तो हाँ, ये एकदम सही बात है। स्टैटिस्टिक बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे मेथड, बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे टूल प्रोवाइड करता है
जिसके थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है एंड प्रेजेंट किया जाता है डेटा, एंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है और अकॉर्डिंगली सही डिसीजन लिया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इकोनॉमिक्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की बात करें, हर फील्ड में स्टैटिस्टिक यूज होता है। जैसे बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इन सब में स्टैटिस्टिक यूज होती है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाने से पहले स्टैटिस्टिक के बहुत सारे टूल यूज करती है। डिमांड, सप्लाई, इनकम, कंजप्शन, यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक यूज होता है। पॉपुलेशन या प्राइस इंडेक्स, इन सब में स्टैटिस्टिक यूज होता है। तो स्टैटिस्टिक का तो बहुत मेजर रोल है। कॉमर्स या बिजनेस में बात करें तो डिमांड का पैटर्न क्या है, मार्केट का पोटेंशियल क्या है, ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है, इससे फ्यूचर सेल क्या हो सकती है, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग वगैरह करना, इसमें स्टैटिस्टिक यूज होती है। प्रोडक्ट, ये जो स्टैटिस्टिक में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एक टॉपिक है, जहां से प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, उन सब की उन प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर की जाती है, डिफेक्ट को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। एंड प्राइस भी डिसाइड करने से पहले, ठीक है, कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, डिमांड को एनालाइज किया जाता है, कंपटीशन को एनालाइज किया जाता है। तो ये इसमें भी स्टैटिस्टिकल टूल यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजन में भी स्टैटिस्टिक यूज होती है। जैसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है तो उसमें भी स्टैटिस्टिक यूज की जाती है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लानिंग वो करनी है तो उसमें स्टैटिस्टिक यूज होती है। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में स्टैटिस्टिक यूज होती है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल हुआ, शेड्यूलिंग हुई, ऑप्टिमाइजेशन हुआ, इन सब में स्टैट्स यूज होती है। तो स्टैट्स का बहुत मेजर रोल है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डिटेल में, इन्हीं सबको आप एग्जाम में डिटेल में लिखेंगे। और ये वो क्वेश्चन है पैराबोला वाला, पैराबोलिक ट्रेंड। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे कराया हुआ है, तो आप वो वहां से रेफर करिएगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उनमें से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में भी एक देखिए, थ्योरी एक न्यूमेरिकल है, पिछला भी यही था, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैंने डिटेल में चैनल पे पढ़ाई है, 8 से 9 लेक्चर में डिटेल में प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो वो वहां से रेफर करिएगा। ये मैं बता दे रही हूँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिशर जेड टेस्ट। फिशर जेड टेस्ट का कॉन्सेप्ट बताइए एंड उसकी एप्लीकेशन बताइए। तो बता दें, जो फिशर जेड टेस्ट है, बेसिकली इसका ये जेड टेस्ट है, इसका नाम फिशर्स जेड टेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये आर ए फिशर ने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था। इसको कहते हैं जेड ट्रांसफॉर्मेशन किया था। इस टेस्ट से बेसिकली टेस्ट किया जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, स्मॉल आर, इसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट किया जाता है इस मेथड से, फिशर जेड टेस्ट से, ठीक है। एंड ये मेथड स्पेशली तब यूज किया जाता है व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज, जब सैंपल साइज बड़ी हो, लार्ज हो, तब ये मेथड यूज होता है, ठीक है। एंड इसे जेड ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये कन्वर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर इनटू एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे जेड ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं कि फिशर जेड टेस्ट का यूज क्या है, तो सबसे पहला तो यही है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर है उसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करता है, ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। दूसरी क्या है, जो कंपैरिजन ऑफ टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो दो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इनको कंपेयर करता है। अगला क्या है, लार्ज सैंपल रिसर्च स्टडी, यानी बेसिकली जब सैंपल साइज ज्यादा हो, 30 से प्लस हो, 30 से ज्यादा हो सैंपल साइज, तब ये मेथड यूज करते हैं। एंड ये जो टेस्ट है, इट टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ये बेसिकली इस जेड टेस्ट से मतलब फाइंड आउट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज फिशर्स जेड टेस्ट। अब इसके बाद ये अगला क्वेश्चन जो है ना, प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन मैं केवल बता देती हूँ, आप इसका सोल्यूशन उस वीडियो में देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक सपोज करिए, जो प्रोबेबिलिटी है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी कि वो एनुअल एग्जाम में फर्स्ट आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, वो क्लास टेस्ट में अपीयर हुआ। 10 क्लास टेस्ट हुए, जिसमें से 4 क्लास टेस्ट में वो फर्स्ट डिवीजन पाया। तो अब आपको बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अब वो एनुअल एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाएगा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस थ्योरम का यूज होगा, ठीक है, और फिर आप इसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब। ये देखिए मैं कह रही थी ना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए 7 नंबर का है और ये बहुत इजी, रैंक कोरिलेशन तो मुझे बड़ा इजी लगता है, बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा एक बात और है, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, ये देखिए एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एकेटीयू का कोर्स मैंने बनाया हुआ है, काफी स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। यहाँ पे आपको एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो 7 थ्योरी पेपर हैं उनके लेक्चर वीडियो, उनके नोट्स आपको डिटेल में यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का आपके 7 थ्योरी पेपर है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है। जैसे मैं स्टैट्स की बात कर रही हूँ तो स्टैट जो है ये देखिए सारे जितने चैप्टर्स हैं सबके नोट्स हैं और इनके लेक्चर वीडियो एक साथ है। ये देखिए 8 घंटे का, यहाँ पे देखिएगा 8 साढ़े 8 घंटे का, 8 घंटे 31 मिनट का एक लेक्चर वीडियो है जिसमें सारा सिलेबस कवर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। ठीक है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं अगर अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो ये एमबीए फर्स्ट के काफी स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। तो मेरे एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, जहाँ पे एमबीए फर्स्ट एकेटीयू का एमबीए फर्स्ट के लिए स्पेशली ये कोर्स बनाया हुआ है मैंने। पूरे 7 थ्योरी पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर पे भी क्वेश्चन आता है, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, इस पे तो बहुत आता है। इंडेक्स नंबर क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो इंडेक्स नंबर भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल मेजर है, जिससे क्या होता है, जिससे हम क्या पता करते हैं, जो क्या शो करता है, रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक आपको डेटा सेट दिया गया है, ठीक है, तो उसमें कितना चेंज आया है एज कंपेयर टू द बेस ईयर के कंपेयर में इस डेटा सेट में कितना चेंज आया है, ये इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट किया जाता है। ये बात समझ में आई। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिससे जिससे क्या ये क्या शो करता है, ये शो करता है रिलेटिव चेंज, यानी कितना चेंज आया है इस वेरिएबल में, इन वेरिएबल में कितना चेंज आया है या ग्रुप ऑफ वेरिएबल में कितना चेंज आया है एज कंपेयर टू बेस ईयर के कंपेयर में इसमें कितना चेंज आया है, ये पता चलता है इंडेक्स नंबर से। ठीक है, ये चेंज इन मैग्नीट्यूड बताता है, कितने मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया है, ठीक है, एज कंपेयर टू बेस पीरियड। जैसे एग्जांपल के लिए, एक मिनट में स्क्रीन क्लियर करती हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए प्राइस इंडेक्स जो था 2020 में था 100, 2025 में प्राइस इंडेक्स हो गया 150। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में कितना वेरिएशन आया है, 50% का वेरिएशन आया है 2020 के कंपेयर में। तो यहाँ पे एक बेस ईयर होता है। ठीक है, तो दिस इज इंडेक्स नंबर। अब इसकी यूटिलिटी की बात करें तो इंडेक्स नंबर चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट की प्लानिंग हो, हर जगह इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो इन्फ्लेशन वगैरह है ये इंडेक्स नंबर ही तो है, और ये जो स्टॉक मार्केट के आप निफ्टी सेंसेक्स के जो फिगर देखते हैं वो भी तो इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है मेजरमेंट ऑफ प्राइस, इन्फ्लेशन को प्राइस चेंज, इन्फ्लेशन को मेजर करने में इंडेक्स नंबर की मदद ली जाती है। इंडेक्स नंबर हेल्प इन मेजरिंग द इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये जो सीपीआई आता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये क्या इंडेक्स नंबर ही तो है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये इंडेक्स नंबर ही तो है। वेजेस या सैलरी जब गवर्नमेंट फिक्स करती है तो ये इन्फ्लेशन वगैरह को ध्यान में रख के डीए वगैरह जो राइज किए जाते हैं ये उसी वहीं से आता है। ठीक है, बिजनेस प्लानिंग वगैरह करने में, फोरकास्टिंग करने में इंडेक्स नंबर यूज होता है। ये देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंपैरिजन करना है ओवर टाइम बिटवीन प्लेसेस। ठीक है, कंपैरिजन जब करना हो डिफरेंट ईयर का, इस ईयर के फिगर को बेस ईयर से जब कंपेयर करना है तो वहां पे इंडेक्स नंबर यूज होता है। गवर्नमेंट बहुत सारी इकोनॉमिक एनालिसिस में, बजट की प्रिपरेशन में, डेवलपमेंट प्लानिंग में इंडेक्स नंबर को यूज करती है। ठीक है, तो दिस इज इंडेक्स नंबर। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पढ़ाया है, वीडियो भी है मेरा इंडेक्स नंबर पे, तो वो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड से आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिगर आपको दिए गए हैं, एक्स का ये है, वाई का ये है। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड से आर कैलकुलेट करना है। तो रैंक कोरिलेशन मेथड में सबसे पहले निकाला जाता है आर, रैंक निकाली जाती है, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, ये निकाला जाता है। ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, इसमें जो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये है, और ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ठीक है, फॉर्मूला पता होगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। और यहाँ पे डी इंपॉर्टेंट है। डी क्या है, दोनों जो रैंक है उसके बीच में डिफरेंस, दैट इज डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बहुत काम का है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए रैंक दी जाएगी। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको रैंक दी जाएगी 1,
ठीक है, x में, और ऐसे ही हाईएस्ट वैल्यू जो y की होगी जो 150 है उसको रैंक दी जाएगी 1। ठीक है, ये टेबल बनाया है। x के फिगर जो क्वेश्चन में दिए हैं ये है, y के फिगर जो क्वेश्चन में दिए हैं ये हैं। अब रैंक देंगे। x की रैंक क्या है, सबसे बड़ा फिगर x का क्या है 95, तो इसकी रैंक है 1। अगला फिगर कौन सा है 88, तो इसकी रैंक क्या है 2। अगला फिगर क्या है 81, इसकी रैंक है 3। ऐसे करके rx किया। ऐसे ही ry करेंगे, इसमें सबसे बड़ा क्या है 150, इसकी रैंक हुई 1। अगला क्या है 142, इसकी रैंक हुई 2। अगला 140, रैंक हुई 3 आर वाई। ठीक है, फिर डी पता करेंगे, डी इज आर एक्स माइनस आर वाई, दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, ऐसे। ठीक है, फिर डी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4 0। ठीक है, तो ये हो गया डी स्क्वायर। तो अब सारे फिगर पता चल गए, इसका समेशन ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में समेशन डी स्क्वायर चाहिए ना, तो ये सारी चीजें हैं, उठा के फॉर्मूले में पुट करिए। एन तो जान रहे हैं ना कितना है, कितने ऑब्जर्वेशन थे क्वेश्चन में देखा, 8 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, तो एन हो गया 8, 6 डी का स्क्वायर, डी इज ये, डी का स्क्वायर ये है। ठीक है, ये 6 आ गया। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, यहां से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन पे आ गए हम। 6 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको एक करना। आप देखेंगे यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी है। अधिकतर में एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी है, बट कुछ में दोनों न्यूमेरिकल मिलेगा, बट मैक्सिमम में यही है, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये रिग्रेशन पे क्वेश्चन है कि रिग्रेशन डिफाइन करना है एंड रिग्रेशन इक्वेशन आपको बनाना है। ये भी बहुत ईजी है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी दे दी गई है, बस फॉर्मूले पुट करना है। आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, ये आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। तो रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है, ये भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम फंक्शनल रिलेशनशिप पता कर सकते हैं दो वेरिएबल के बीच में। एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं, इनके बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर x की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, x की वैल्यू हमें पता है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना, y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो ये बेसिकली इस टाइप का फंक्शनल रिलेशनशिप हम बिल्डअप कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से। ठीक है, तो दिस इज रिग्रेशन एनालिसिस। ये देखिए लिखा है, इफ वी प्रिडिक्ट y फ्रॉम x, अगर हम y को प्रिडिक्ट कर सकते हैं x से तो हम इसको कहते हैं रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, और अगर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं x फ्रॉम y तो इसको कहते हैं रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, अब इसमें ये डेटा आपको दिया गया है, ये सारे डेटा जो हैं ये आपको दिए गए हैं। आपको क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है। ये डेटा आपको दिया गया है, रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए आपको रिग्रेशन इक्वेशन पता होना चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन, ये है वो इक्वेशन। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन ये है, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स। ठीक है, x माइनस एक्स बार। ठीक है, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक, और ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ये है y ऑन x। तो इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें y पता है, ठीक है, y बार मीन निकाल सकते हैं, बट बी वाई एक्स जो है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, बी वाई एक्स हमें अलग से ऐसे निकालना होगा, बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स निकालना ही मेन है, बाकी तो सारी चीजें आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए आपको पता है एक्स बार कैसे निकालते हैं, एक्स बार मतलब एक्स का मीन। तो एक्स का मीन क्या होगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन करिए तो एक्स का बार आ गया। ठीक है, वाई बार यानी वाई का मीन कैसे निकालेंगे, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, डिवाइड बाई एन करेंगे तो वाई का बार आ जाएगा। तो ये हमने एक्स बार वाई बार तो निकाल लिया, बट यहाँ पे बी वाई एक्स कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो बी वाई एक्स आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, एन समेशन एक्स वाई, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज बी वाई एक्स। तो इस तरीके से आप ये निकालेंगे। सारे फिगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उठा के पुट करिए। ये देखिए समेशन एक्स वाई ये आपको दिया है। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये समेशन एक्स वाई ये आपको दिया गया है। समेशन एक्स समेशन वाई कहाँ पे है, ये है समेशन एक्स, ये है समेशन वाई। समेशन एक्स का स्क्वायर ये आपको दिया गया है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर ये आप 60 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये सारे फिगर आप उठा के पुट करेंगे, यू विल गेट बी वाई एक्स, आपका बी वाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स बार निकाल लिया, वाई बार निकाल लिया, बी वाई एक्स निकाल लिया, उठा के इस फॉर्मूले में पुट करके। ये है इक्वेशन का फॉर्मूला।
कि y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो y माइनस वाई बार कितना है, क्वेश्चन में देखिए y बार कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू बी वाई एक्स कितना निकला है, बी वाई एक्स निकला है 0.23, तो आ गया ये 0.23। x माइनस एक्स बार कितना आया है, x बार आया है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल गया। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा, यू विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन, ये है रिग्रेशन इक्वेशन, ऐसे निकाला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी 3 क्वेश्चन बाकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट बताइए, डिस्कस इट सिग्निफिकेंस। तो देखिए बिजनेस एनालिटिक्स मतलब होता है, एनालिटिक्स मतलब होता है डेटा जो है, देखिए डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी डेटा है उसको सिस्टमैटिकली यूज करें, उस पर स्टैटिस्टिकल टूल वगैरह लगाएं। ठीक है, उस पर जो भी मॉडल्स है, टेक्निक्स है, टूल है, वो लगाएं ताकि उस डेटा से हम बेटर, उससे हम कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकें, उसको हम डिसीजन, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकें। और ये जो बिजनेस एनालिटिक्स है इसमें ये सब आता है, डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना बिजनेस के डेटा को, ये सब बिजनेस एनालिटिक्स में आता है। ठीक है, ताकि हम पास की जो परफॉर्मेंस है उसको समझ सकें, आगे फ्यूचर को और अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकें, ये सब होता है बिजनेस एनालिटिक्स में। एंड बिजनेस एनालिटिक्स के टाइप की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4 टाइप के होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मतलब डिस्क्राइब करना, मतलब व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ है उसको डिस्क्राइब करना, रिपोर्ट्स के फॉर्म में, डैशबोर्ड के फॉर्म में, उसको केवल डिस्क्राइब करना। अगला है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोज करना, यानी डॉक्टर क्या करता है, बीमारी डायग्नोज ही तो करता है कि रूट कॉज क्या है, अगर ऐसा हुआ सेल्स फॉल की तो उसका रूट कॉज क्या है, व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ, तो इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अगला क्या है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मतलब प्रिडिक्ट करना, यानी पास डेटा को देख करके व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, आगे फ्यूचर में क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग फोरकास्टिंग करना। अगला क्या है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, यानी प्रिस्क्राइब करना कि व्हाट शुड बी डन, आगे होना क्या चाहिए, तो दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताइए सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो बिजनेस एनालिटिक्स है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर ये चारों आप एनालिटिक्स समझ रहे हैं तो आप जानते हैं ये चारों ही बहुत जरूरी है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। बिजनेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लान होते हैं, उनमें से बेस्ट प्लान चूज करना होता है, तो इन सब में बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प करता है। कंज्यूमर को समझने के लिए, कस्टमर को समझने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प करता है। कस्टमर का बिहेवियर क्या है, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ये सबको समझने में बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प करता है। ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ठीक है, यानी जो वेस्टेज क्यों हो रही है, कहाँ पे वेस्टेज हो रही है, डीले कहाँ हो रही है, बॉटलनेक क्या है, इन सबको समझने में बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प करता है। अगला क्या है सेल्स एंड डिमांड को फोरकास्टिंग में बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प करता है। ठीक है, पास का सेल्स का फिगर देख के, डिमांड देखकर आगे फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। तो इसी तरीके से और भी कुछ पॉइंट है, ये सब आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन पे इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 7th क्वेश्चन है, इसका पार्ट ए पार्ट बी है, दोनों इजी क्वेश्चन है, मैं कहूंगी ये दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडेक्स नंबर में ये 3 इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने, फॉर्मूला पता है तो तुरंत हो जाएगा। अगला ये आपको मीन और मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है, इसका भी फॉर्मूला है। बस यहाँ पे एक चीज है, ये जो डेटा है ये क्लास इंटरवल वाला डेटा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, कैसे होगा बताती हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 7th का ये, आपको मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना है, डेटा दिया है, मार्क्स दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, तो मीडियन और मोड कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है तो क्या करें, इन सबको सम कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगी फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी दी है। जैसे 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे नंबर पाए, 5 बच्चे। 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे नंबर पाए हैं, 8 बच्चे। 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे नंबर पाए हैं, 12 बच्चे। ठीक है, 12 स्टूडेंट, तो इस तरीके से है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो दैट इज 59, ये 59 है, तो ये यहां से निकला। अब चलिए मीडियन निकालें, तो मीडियन के लिए यू शुड नो द फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए मीडियन का, ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। ठीक है,
अब इसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इस फॉर्मूले में H क्या है, F क्या है, CF क्या है, N क्या है, L क्या है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक, तो पहले सबसे पहले इसके लिए टेबल बना लेंगे। एक तो हमने जो क्वेश्चन में दिया गया है क्लास, इसका एक कॉलम बना लिया, फिर फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी है वो बना ली, फिर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे ये 5 है तो यहाँ पे 5, फिर 5 + 8 13, 13 + 12 25, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं इसमें। 25 + 16 41, 41 + 10 51, 51 + 8 59, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। ठीक है, अब निकालेंगे n/2। n कितना है 59, कितने बच्चे हैं 59, n/2 निकालेंगे तो n/2 आया 29.5। ठीक है, तो अब ये जो n की वैल्यू है इसको देख के हम फाइंड आउट करेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास। ठीक है, देखिए ये सारी क्लासेस हैं, इसमें से मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास बेसिकली क्या होती है कि जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे ज्यादा हो। ठीक है, whose cumulative frequency is just greater than this, 29.5 से जस्ट ज्यादा जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो। तो 29.5 यहां कहीं आएगा, तो इससे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, यानी मीडियन क्लास आ गई 40 से 50। ठीक है, तो यहाँ पे 40 से 50 क्या आ गई मीडियन क्लास। कैसे आई, n/2 निकाला तो n/2 जहां पे फॉल कर रहा है उससे जो नेक्स्ट जो क्लास होती है वो होती है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमें पता चल गई 40 से 50, ये दरअसल काम आएगी इसलिए हमने ये निकाला है। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल। एल क्या है, जो 40 से 50 हमारी जो मीडियन क्लास आई है इसमें जो लोअर नंबर होता है, ठीक है, उस वो होता है एल। तो ये आ गया एल। n/2, n/2 तो अभी आपने निकाला है ऊपर 29.5, तो ये आ गया n/2। CF मतलब होता है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बिफोर मीडियन क्लास, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, इससे पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25, तो ये हो गया 25। ठीक है, H क्या है, H इज द क्लास इंटरवल जो 10 है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे 16 है। ठीक है, तो वो उठा के आपने रखा 16। तो ये सारे फिगर आप पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट मीडियन, आपका मीडियन आ जाएगा। इसी तरीके से इसी डेटा सेट में आपको मोड भी कैलकुलेट करना है। तो मोड का ये फॉर्मूला है, काम का फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मॉडल क्लास पता कर लें। तो मॉडल क्लास बेसिकली वो क्लास होगी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। तो जरा अब टेबल को देख के बताइए, ये है टेबल, इसको देख के बताइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास क्या है। कौन सी क्लास है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो 16 फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, 40 से 50 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे नंबर लाए हैं 16, तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास आपकी ये हो गई। ठीक, फॉर्मूला क्या है, ये है आपका फॉर्मूला। अब सारे फिगर आपको उठा के रखने हैं। अच्छा, इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए मॉडल क्लास क्या है 40 से 50। ठीक है, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 16। ठीक है, अब इसमें F0 क्या है और F2 क्या है, ये तो हो गया F1। F1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1। F0 क्या है कि इस मॉडल क्लास से पहले जो क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी F0, और उसके बाद जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है F2। ये बात समझ में आई। देखिए एक बार मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। ये देखिए मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 16, उससे पहले जो क्लास है ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई F0, ये F1। ठीक है, ये F0, ये F1, और इसके बाद जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई F2, तो ये होता है। ठीक है, तो यही F0, F1, F2 है, उठा के सारे फिगर पुट करिएगा। H क्या है, H इज द क्लास इंटरवल। ठीक है, H क्या है, क्लास इंटरवल F0, F1, F2 और प्लस 40। L क्या है 40। ठीक है, तो इस तरीके से सारे फिगर पुट करेंगे, यू विल गेट मोड, मोड आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको डेटा दिया गया है प्राइस एंड क्वांटिटी से रिलेटेड, 4 कॉमोडिटी का, ABCD 4 कॉमोडिटी का दिया गया है। ईयर क्या है, ईयर 2000 एंड 2003, 2 साल का है। ठीक है, तो आपको इंडेक्स जो है आपको कंस्ट्रक्ट करना, ये 3 जो इंडेक्स हैं ये कंस्ट्रक्ट करने हैं। लास्ट ईयर्स इंडेक्स,
पार्चेज इंडेक्स और फिशर आइडियल इंडेक्स। ठीक है, ये 3 इंडेक्स आपको कैलकुलेट करने हैं। डेटा दिया गया है, ये है बेस ईयर, ये है करंट ईयर, इनका प्राइस क्वांटिटी का डेटा दिया गया है 4 कमोडिटी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी नॉट, ये हो जाएगा पी नॉट, ये हो जाएगा क्यू नॉट, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये हो जाएगा P1 करंट ईयर का P1 और ये हो जाएगा क्वांटिटी Q1 और ये हो गई 4 कमोडिटी। ठीक है, इनका डेटा ऐसे करके लिख दिया मैंने। अब आपको ये 3 इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो बस फॉर्मूला पता हो काम हो जाएगा। तो लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है ये, पार्चेज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये एंड फिशर आइडियल इंडेक्स का फॉर्मूला है ये। ठीक, तो अब आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इसके लिए क्या चाहिए, P1 Q नॉट, P नॉट Q नॉट, P1 Q1 और अगला क्या है P नॉट Q1। ठीक है, तो बस यही 4 फिगर चाहिए और इनका समेशन चाहिए। तो हम टेबल बनाएं, ये 4 कमोडिटी हो गई, ये P नॉट के फिगर क्वेश्चन में दिए हैं, Q नॉट के फिगर क्वेश्चन में दिए हैं, ये समझ रहे हैं, ये सन 2000 का फिगर है और ये 2003 के फिगर हैं। ठीक है, P1 का फिगर क्वेश्चन में दिया है, Q1 का फिगर क्वेश्चन में दिया है। अब हम ये 4 फिगर कैलकुलेट करेंगे, P नॉट Q नॉट, P1 Q नॉट, P नॉट Q1, P1 Q1। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। जैसे P नॉट Q नॉट का देखते हैं, P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई करें 500, ये है 4 इंटू 80 320, दिस इंटू दिस 150, दिस इंटू दिस, ये ऐसे करके सारा फिगर निकालेंगे, फिर इनका समेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि समेशन ही तो फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, इसका समेशन किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया, अब इनको उठा के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एल क्या है, समेशन P1 Q नॉट समेशन P नॉट Q नॉट। ठीक है, तो P1 Q नॉट क्या है, 511570 डिवाइडेड बाई 1330। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 118 ये समथिंग आ रहा है। ठीक है, L और P आपने निकाल लिया और जो F होता है दिस इज द अंडर रूट ऑफ L क्रॉस P। जो F होता है दिस इज द अंडर रूट ऑफ L क्रॉस P, इसका अंडर रूट होता है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 118। तो आप देखेंगे तीनों ही इंडेक्स की वैल्यू क्या है, आसपास है, 118, 119, 118 ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है 2003 में ये 18 से 19% इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू बेस ईयर। ठीक है, इससे ये इंटरप्रिटेशन ड्रॉ होता है, राइट। तो ये था पूरा पेपर, बहुत लेंदी पेपर था। पेपर वैसे ऐसा लेंदी नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो उनमें से चॉइस मिलेगी, आप एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए। और ये जो कोर्स है ये भी काफी हेल्पफुल है आपके लिए। इसमें मैंने सारी चीज, नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन है, PYQ है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपके लिए काफी यूजफुल है। नॉमिनल प्राइस है 499 की, मैंने इसकी प्राइस रखी है, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।